हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपके इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्लास 6 की इंग्लिश चैनल प्रैक्टिस बुक का सेकेंड यूनिट, जिसमें ए सेक्शन, ए जो प्रैक्टिस बुक थी वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको प्रैक्टिस शीट बी करनी है। प्रैक्टिस शीट बी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। Replace the underlined words with the phrases given in the box, write them in the blanks. अब ये सारे phrases दिए हुए हैं, by heart, in favor of, in practice, at a moment's notice, out of order, out of reach of, and on behalf of, in store for. यहाँ पे बाय हार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं ना, चलो आपको टाइम्स टेबल जो है यू हैव टू बाय हार्ट देम, मतलब आपको उनको रटना है, यू हैव टू लर्न देम। सिमिलरली इन फेवर ऑफ, मतलब जैसे अगर मैंने ये जो लेट्स से कि ये जो मैंने काम किया है, दिस इज़ इन फेवर ऑफ दिस, मतलब ये मैंने उसके लिए किया है या मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए किया है। इन प्रैक्टिस, जैसे अभी मैं जो हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस में हूँ, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये सारे फ्रेजेस के मतलब होते हैं। तो ये मतलब जो है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें उनका क्या मतलब होगा अकॉर्डिंगली। जैसे अवे फ्रॉम है, तो अवे फ्रॉम को किस फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हो वो तुम्हें लिखना है। तो पहला क्या है? कीप मेडिसिन्स अवे फ्रॉम किड्स, अवे फ्रॉम, बाय हार्ट, इन फेवर ऑफ, इन प्रैक्टिस, एट अ मोमेंट्स नोटिस, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच। अब आपको पता है कि आउट ऑफ रीच मतलब क्या होता है? लिखा होता है ना हर जगह पे, दवाइयों में भी लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच। इसका मतलब क्या है कि जहाँ वो पहुँच ना पाए। अवे फ्रॉम को हम रिप्लेस कर सकते हैं आउट ऑफ रीच से। My father's job requires being able to travel without preparation. इसका मतलब उनको फटाक से ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे आज बताया कि भैया कल सुबह तुम्हें निकलना है, तो विदाउट प्रिपरेशन, तो इसमें क्या होगा? विदाउट प्रिपरेशन का हो जाएगा एट अ मोमेंट्स नोटिस। यहाँ बताया और वहाँ जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है? She fought as an agent of the innocent child workers. She fought as an agent of मतलब किसी के लिए उसने फाइट किया, तो हो जाएगा on behalf of. ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है मैंने इसके बदले में फ़ाइट किया। जैसे कि अगर आप कोई केस करते हो, तो जो आपका लॉयर होता है आपके बिहाफ पे लड़ाई करता है, तो आपके बिहाफ पे बहस करता है, ओके। The child had learned Rabindranath Tagore's poem The Hero word for word. Word for word का मतलब होता है by heart. By heart मतलब रट ली थी उसने। The general public is not for nuclear power. For मतलब कि वो उसके फेवर में नहीं है, तो हम लिखेंगे was not in favor of nuclear power। मतलब जो जनरल पब्लिक थी उसको लगा नहीं, उसके हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर पावर जो था उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं होना चाहिए था। There is a big surprise awaiting Andy's birthday guests. There is a big surprise awaiting Andy's birthday guest. अब awaiting का मतलब होता है वेट करना, तो हम क्या बोलेंगे? वेट करना मतलब in store for। अब in store for का मतलब होता है उसके लिए कोई चीज़ रुकी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा awaiting का मतलब in store for। Only a few of us are environment friendly in our acts। हमारी जो हम काम करते हैं, जो डेली के जो हम काम करते हैं, जैसे अगर हमें मार्केट जाना है, अगर हमें प्यास लगी है, तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ वाटर बॉटल हम वाटर बॉटल खरीद लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ बैग, अ क्लोथ बैग, हम पॉली बैग्स ले लेते हैं। तो आर वी डूइंग एनीथिंग विच इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली? नहीं, हम सिर्फ बातें करते हैं। तो इन आवर एक्ट्स का मतलब होता है इन प्रैक्टिस, तो यहाँ आ जाएगा इन प्रैक्टिस। We had to walk up the stairs as the elevator was again not in working condition. हमको जो था पूरा स्टेयर्स को वॉक करके जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो एलिवेटर था वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। इसका मतलब जो आपका एलिवेटर था वो आउट ऑफ ऑर्डर था। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ये रहे हमारे आंसर्स, ओके। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज दीज फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब ये फ्रेजेस हैं जिनको हमें इसमें फिल करना है। मीरा इज सो थिन, शी इज जस्ट। मीरा इज सो थिन, वो इतनी दुबली है। शी इज जस्ट, सेफ एंड साउंड, लाउड एंड क्लियर, विन और लूज, एक्स एंड पेन्स, बेक एंड कॉल, स्किन एंड बोन्स।
ऑलवेज रिमेंबर स्किन एंड बोन्स, मतलब वो तो हड्डी का ढांचा है, हम हिंदी में नहीं बोलते हैं अरे वो तो इतनी दुबली है, वो तो हड्डी का ढांचा है, तो शी इज ओनली स्किन एंड बोन्स, इसका मतलब ये होता है somebody who is extremely thin. The teacher read out the rules dash so that nobody could claim they did not hear. टीचर ने इतने स्पष्ट तरीके से सारे रूल्स बताए, कोई बोल ही नहीं सकता कि भैया हमें सुनाई नहीं दिया। तो she read out the rules loud and clear. उन्होंने एकदम लाउड एंड क्लियर तरीके से जो रूल्स थे वो रीड किए, कोई कह नहीं सकता था कि हमें समझ नहीं आया। The match is at a crucial stage. It's a dash situation for them. तो for the team जो मैच है वो एक बहुत ही कश्मकश वाली सिचुएशन में, एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है। अब इट इज़ अ डैश सिचुएशन फॉर द टीम, अब इट इज़ अ विन और लूज सिचुएशन फॉर टीम, मतलब या तो जीतोगे या तो हारोगे, जो नहीं होता लास्ट बॉल बची हुई है एंड यू हैव टू हिट अ 6 और यू हैव टू हिट अ 4, तो या तो आप 4 जाएगा या तो आप हार जाओगे। नेक्स्ट इज, ये हमारे आंसर्स हो गए। ओल्ड एज ब्रिंग्स विद इट अ लॉट ऑफ, ओल्ड एज जो है अपने साथ बहुत सारा एक्स और पेन्स लेके आता है, मतलब जैसे घुटनों का दर्द हो जाता है और बॉडी एक होने लग जाती है, कमर का दर्द एंड ऑल, तो जो अपने साथ वो क्या लेके आता है, एक्स एंड पेन्स। द क्वीन हैड हर मेड्स एट हर, मतलब उनके एक इशारे पे, रानी के एक इशारे पे उनकी जो मेड्स आ जाती थी। ये जो एक इशारा पे होता है ना, इसको बोलते हैं बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब उनके एक बैक एंड कॉल पे सब लोग अवेलेबल हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ड्राइव थ्रू द माउंटेन्स वॉज डेंजरस बट दे रीच द होटल सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है वो लोग सुरक्षित पहुंच गए। ये हो गए हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स एंड वर्ब्स बाय एडिंग, दिस इज वाई, बाय एडिंग सफिक्सेस गिवन इन द हेल्प बॉक्स, मेक द नेसेसरी स्पेलिंग चेंजेस, देन राइट अ नाउन टू मैच ईच एडजेक्टिव, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले इन वर्ड्स को आपको एडजेक्टिव बनाना है, उस एडजेक्टिव के साथ आपको एक नाउन ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे एग का बनाया हमने एगलेस, और फिर हमने बोला एगलेस केक। सिमिलरली जैसे फूल, फूल का क्या हो जाएगा, फुलिश, फुलिश डॉग, फुलिश मैन, फुलिश रोबोट, एनीथिंग। मैग्नेट का हो जाता है मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक कनेक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ हमने आंसर्स लिखे हुए हैं, फुलिश मैन, मैग्नेट का हो गया मैग्नेटिक फील्ड, डेंजर का हमने लिखा है डेंजरस रोड, प्रोग्रेस का प्रोग्रेसिव नेशन, देन वी हैव आइस का बनाया है हमने आइसी ट्रेल, ट्रेल मतलब रास्ता, रिमार्क का रिमार्केबल विक्ट्री, रिमार्केबल मतलब बहुत ही शानदार, यादगार, इंटरेस्ट का हो गया इंटरेस्टिंग बुक, हर्ब का हर्बल टी, और ब्यूटी का ब्यूटीफुल नेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दीज सेंटेंसेस सम वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ड इनकरेक्टली, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग्स। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, जहाँ पे सेम साउंड होता है, सेम साउंड होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स के कारण बहुत मिस्टेक होती है स्पेलिंग की। जैसे यहाँ देखो, माई डॉग हैज सॉइल्ड हिज पॉज इन द गार्डन। अब पॉज का मतलब होता है उसके पंजे, लेकिन वो पॉज होता है PAWS, लेकिन पॉज एंड पॉज दोनों साउंड सेम कर रहे हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है, ये होमोनिम्स है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हर जगह देखना है कि कुछ गलतियां हैं, उन्हें सुधारना है। ऑन व्हाट अ वेस्ट, ओह व्हाट अ वेस्ट, ही हैज थ्रोन ऑल द गुड फूड अवे, ओह व्हाट अ वेस्ट। अब यहाँ पे WAIST का मतलब होता है कमर, वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट ये वाला नहीं आएगा, यहाँ आएगा WASTE, और थ्रोन का मतलब होता है कांटा, लेकिन हमारा मतलब है यहाँ पे थ्रोन मतलब THROWN, जिसका मतलब होता है फेंकना। उसने सारा अच्छा खाना फेंक दिया, कितना बड़ा वेस्ट है। How much does this weigh? How much does this weigh?
अब WAY का मतलब होता है रास्ता, लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं इसका भार कितना है, तो ये इसका भार है WEIGH, वे मतलब इसका भार कितना है। तो ये रहे हमारे आंसर्स। तो यहाँ पे वे आएगा और यहाँ पे आएगा वेस्ट और थ्रू। ओके, नेक्स्ट, आई डोंट नो, आई हैव नेवर चेक द वेट ऑन द वेइंग मशीन। मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी वेइंग मशीन पे वेट चेक नहीं किया है। सो आई डोंट नो, यहाँ पे ये नो नहीं आएगा, यहाँ आएगा KNOW। आई हैव नेवर चेक द वेट, WAIT का मतलब होता है रुको, हमारा वेट है WEIGHT, जिसका मतलब होता है आपका वजन। Who is that girl in the blue dress? She just rode away on my bicycle. वो लड़की कौन है जो ब्लू ड्रेस में थी, वो मेरी साइकिल लेके चली गई। ब्लू ड्रेस, ब्लू, यहाँ पे ब्लू का मतलब होता है उड़ाना, हमें लिखना है कलर BLUE। सिमिलरली शी जस्ट रोड अवे, रोड अवे, वो गाड़ी चला के चली गई, तो राइड का पास्ट फॉर्म होता है RODE। तो हमें यहाँ पे ये करेक्शंस करने थे। क्लियर, ये अपने आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग यू, योर, आर, योर्स, आई, माई, माइन, हिज, देम और देयर। यूज ईच वर्ड ओनली वंस। आई हैव फिनिश्ड डैश होमवर्क, मे डैश गो आउट एंड प्ले। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, मे आई गो आउट एंड प्ले। ही कैन नॉट फाइंड डैश पेन, कैन डैश लेंड हिम डैश। तो यहाँ पे ही कैन नॉट फाइंड हिज पेन, उसे उसका पेन नहीं मिल रहा है, क्या तुम उसे अपना पेन दे सकते हो। कैन यू लेंड हिम योर्स, क्या तुम उसे अपना पेन दे सकते हो। दे हैव डन डैश प्रैक्टिस, वो अपनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो दे हैव डन their practice. It was good of dash to do it quickly. It was good of them to do it quickly. We are tidying dash room. You tidy dash room. अब हम जो है हमारा कमरा साफ कर रहे हैं। We are tidying our room. You tidy your room. तुम अपना रूम साफ करो। These are your keys. ये तुम्हारी कीज हैं। They are not mine. ये मेरी नहीं है। They are not mine. ये होगा हमारे pronouns. These are our answers. Now circle the correct pronouns in these sentences. तो जैसे है क्वेश्चन, who या whose house are you looking for? किसका घर देख रहे हो। जब भी हम किसी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं तो हमको उसमें whose यूज करना होता है, who house नहीं होगा। whose house are you looking for? Which is yours or yours? The pink one. तुम्हारा कौन सा है। अब यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर दिया है तो योर नहीं आएगा, योर्स आएगा। तुम्हारा कौन सा है तो हम लिखेंगे विच इज योर्स। That or those was easy. Now try this or these one. अब that यहाँ देखो was मतलब होता है singular, तो आपको those नहीं आ सकता, आपको that लिखना पड़ेगा। That was easy. Now try dash one. One मतलब again singular, तो plural नहीं आएगा, these नहीं आएगा, this आएगा। My और mine elder brother is going to join the navy. Mine elder brother कभी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं my elder brother. He or him promised to take we or us to the TV studio. तो उसने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें टीवी स्टूडियो ले जाएगा। Him promised बिल्कुल नहीं। He promised to take we नहीं, to take us. He सब्जेक्ट की जगह पे है, us ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो he promised us to take to the TV studio. I like people who or who smile a lot. मैं ऐसे बोलूँगी कि I like people whose smile a lot. नहीं, जो अच्छा स्माइल करते हैं, तो यहाँ पे whose नहीं आएगा, who आएगा। शीला इज माई कज़न, दिस हाउस इज हर या हर्स। अगेन ये घर उसका है, दिस हाउस इज हर्स। अब यहाँ पे दिस हाउस इज हर नहीं आएगा, दिस हाउस इज हर्स। इज देयर रूम फॉर द थ्री ऑफ अस और वी इन योर कार, क्या तुम्हारी कार में हम तीनों के लिए जगह है। ऑलवेज रिमेंबर ये जो है था रूम, इसका मतलब कमरा नहीं होता, यहाँ इसका मतलब होता है जगह। क्या इधर पे जगह है, देयर इज नो रूम फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सो फॉर अस आएगा, वी नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। ओके,
नेक्स्ट, fill in the blanks with reflexive pronouns. One has been done for you. Reflexive pronoun मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है. अगर मैं एक रूम में हूँ और मैं मिरर में देख रही हूँ तो मिरर में मुझे सिर्फ मैं दिखूंगी, राइट. सो आई विल लुक एट माई सेल्फ. तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. अंकल मेड दिस डिश. अंकल एक मेल है, मतलब ही के साथ आता है हिमसेल्फ. सो अंकल मेड दिस डिश बाय हिमसेल्फ. वी शेल नॉट क्वारल अमंग. हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए. वी शेल नॉट क्वारल अमंग आर सेल्व्स. SELVES. सारा, डिड यू राइट दिस पोम बाय. सारा, क्या तुमने पोम खुद लिखी है? योर सेल्फ. I saw dash in the mirror. I saw myself in the mirror. Did Jack and Jenny behave? क्या जैक और जेनी ने अच्छे से बिहेव किया? You behave themselves. क्या उन दोनों ने अच्छे से बिहेव किया? The cat hurt dash when it jumped over the wall. जब कैट ने वॉल के ऊपर से जंप किया तो उसने खुद को चोट लगा ली. तो itself, क्योंकि कैट जो है वो एक एनिमल है, तो हम लिखेंगे itself. जूडी read the story to dash out loud. जूडी ने खुद को जोर से पढ़ के सुनाया. To herself. Can you all finish this work by? अब तुम सबसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आएगा, योर सेल्फ्स आएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा योर सेल्फ्स. ऑलवेज रिमेंबर वीस मतलब प्लूरल हो जाता है. ओके, ये हमारे आंसर्स हैं. कैन यू ऑल फिनिश दिस वर्क बाय योर सेल्फ. SELVES है यहाँ पे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो आपके सेंटेंस में आपको किसी चीज़ से ऐड करते हैं. जैसे मैंने बोला, वो जो लड़का है जिसने ब्लू कैप पहनी है वो मेरा भाई है. जिसने ब्लू कैप पहनी है, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ. तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. तो अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे और देखते देखते समझ जाएंगे. दिस इज द हाउस दैट आई बिल्ट. यही वो घर है जो मैंने बनाया था. तो यहाँ पे जो दैट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों को रिलेट कर रहा है. ये वो घर है जो मैंने बनाया था. दिस इज द हाउस आई बिल्ट. दैट आई बिल्ट दोनों को कनेक्ट कर रहा है. हैव यू मेट द न्यू स्टूडेंट हु जॉइंड आवर क्लास येस्टरडे. क्या तुम उस नए स्टूडेंट से मिले हो जिसने हमारी क्लास कल ही ज्वाइन करी है? तो हु जॉइंड आवर क्लास येस्टरडे. अ प्राइज विल बी गिवन टू हूएवर सॉल्व्स द रिडल. प्राइज उसको दिया जाएगा जो भी इस रिडल को सॉल्व करेगा. द बॉय whom you interviewed yesterday is my brother. वो लड़का जिसको तुमने कल इंटरव्यू लिया था, whom जिसका तुमने कल इंटरव्यू लिया था, वो मेरा भाई है. This is the book which I gave you yesterday. ये वो बुक है जो कि मैंने आपको कल दी थी. Which I gave you yesterday. Mr. Richards who is a taxi driver lives here. Mr. Richard जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है. Who is a taxi driver lives here. She may go to whichever place she likes. वो किसी भी जगह पे जा सकती है. So she may go to whichever place she likes. The family whose house got demolished is very sad. वो फैमिली जिनका घर पूरा टूट गया है वो बहुत ज़्यादा दुखी है. जिनका घर, तो whose house, ये हो जाएंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो दो सेंटेंसेस को. Next is possessive pronouns are used to replace the noun. They indicate possession but do not come before a noun. अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी बात है. अगर मैंने बोला this house is mine. ये मेरा घर है. This house is mine. और एक जगह मैंने लिखा this is my house. इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, दोनों जगह मैं बता रही हूँ कि ये मेरा घर है. जो पहला है दिस इज माइन, जैसे कि दिस इज अ हाउस, दिस हाउस इज माइन. ओके, दिस हाउस इज माइन. तो यहाँ पे, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ दिस इज माइन. तो ये जो माइन है ना, यहाँ पे इसने इस नाउन को रिप्लेस कर दिया है. लाइक आई हैव अ पेन, दिस इज अ हाउस. जैसे मैंने बोला दिस इज अ हाउस, और अब मैं क्या बोल रही हूँ,
दिस इज माइन, ये मेरा है। तो यहाँ मैंने हाउस जो कि नाउन था उसको इस प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे वापस माइन हाउस नहीं बोलूँगी, दिस इज माइन, खत्म। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला दिस इज माई हाउस, तो ये हाउस के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये हाउस किसका है, ये हाउस मेरा है। जो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये हाउस किसका है, ये मेरा है। तो यहाँ पे ये एक प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। एडजेक्टिव्स नाउन को रिप्लेस नहीं करते, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है दैट टॉय इज हिज, वो जो खिलौना है वो उसका है, वो उसका है, वो उसका खिलौना फिर नहीं बोलोगे। दैट इज हिज टॉय, ये टॉय किसका है, ये इसका है। यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ हम इन्हें बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस और इन्हें हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, सेंटेंस में जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है। द पुलिसमैन इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे फ्रेंड मतलब वो मेरा एक दोस्त है। माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। आई हैव लॉस्ट माई कीज, किसकी कीज, माई कीज। यहाँ पे नाउन के पहले आ रहा है, नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। द कैट हैज़ जस्ट हैड इट्स लंच, कैट ने अभी अभी उसका खाना खाया है। इट्स लंच, तो यहाँ पे इट्स के बाद आ रहा है लंच, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा। हाउ इज़ दैट कज़न ऑफ योर्स, वो तुम्हारी कज़न कैसी है। अब यहाँ पे तो योर्स लास्ट में आ रहा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया है पॉजिटिव प्रोनाउन। जेन ब्रोक हर लेग, हर वॉट, हर लेग, इसके बाद नाउन आ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। दोज बुक्स आर हर्स, अब इसके बाद नहीं आ रहा ना, दोज बुक्स आर, हर बुक्स नहीं बोला उसने, हर्स अगर आ गया तो ये हो गया है सिंपल पॉजिटिव प्रोनाउन। They lost all their money at the airport. Their what? Their money. यहाँ पे इसके बाद नाउन आ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। If this doesn't belong to them, then it must be ours. अगर ये उनका नहीं है तो हमारा है। This must be ours, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, नॉट एन एडजेक्टिव, क्योंकि ours के बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया है। ये हो गए हमारे आंसर्स। अब यहाँ पे है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु नाउ लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी, शेयरिंग विद हिम और हर अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड रिसेंटली। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो। अभी पहले तुम उसी के शहर में रहते थे, अब तुम दूसरे शहर में रहते हो, एंड यू हैव टू राइट अबाउट अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। नाउ आई एम ओनली गिविंग यू अ सैम्पल लेटर, यू कैन राइट योर ओन लेटर। अब ये ऑब्वियसली तुम अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो इनफॉर्मल लेटर हुआ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद यू विल लीव अ लाइन, you will write date, again you will leave a line, then you will write dear Kashish or dear whatever whoever you want to write। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर विद इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम ग्रीटिंग्स देते हैं, हाल चाल पूछते हैं। आई होप यू फाइंड दिस लेटर, आई होप यू फाइंड है ये, आई होप यू फाइंड दिस लेटर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मतलब इसका मतलब होता है कि आप जो हो इस लेटर को बहुत ही अच्छे से, जब आप भगवान करे जब ये लेटर आपको मिले आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। I am writing this letter to tell you about one of the strangest experience I have ever had. मैं ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ ये बताने के लिए कि मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ है। The evening my father had a heart attack. I experienced something I never had before. वो शाम, जिस शाम को मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, उस शाम को मैंने कुछ ऐसा फील किया जो मैंने कभी फील नहीं किया था। The evening I went for a walk. अब यहाँ पे जो है उस शाम को मैं वॉक करने के लिए गया था। There was not a single person on the street, but suddenly in the distance I saw the figure of a man. उस स्ट्रीट पे उस वक्त कोई भी नहीं था। बहुत ही स्ट्रेंज बात थी, उस स्ट्रीट पे कोई भी नहीं था, लेकिन तभी मैंने एक आदमी का फिगर देखा। ऐसा लगा मतलब दूर से कि कोई आदमी है। I started walking faster, but as I approached him, I noticed something odd. तो मैं फटाफट जाने लग गया और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने कुछ अजीब सा नोटिस किया।
He seemed to be floating in the air. His feet were not even touching the ground. ऐसा लग रहा था वो हवा में उड़ रहा है, उसके तो पैर ज़मीन पे पड़ ही नहीं रहे थे. Afraid yet fascinated, I could just not take my eyes off him. मैं डर तो गया था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड भी हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन कर रहा था देखने का कि ये क्या है, और मैं अपनी आँखें नज़रें जो है उसके पास से नहीं हटा पा रहा था. Soon I got the strange feeling that the man had stopped and was waiting for me to pass. और तभी मुझे एक strange feeling आई कि वो जो मैन है वो रुक गया है और वो मेरा वेट कर रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं उसे पास करूं. Beads of perspiration trickled down my face while my heart pounded loudly with fear. मतलब जो पसीने की beads of perspiration मतलब जो पसीने की छोटी छोटी बूंदें थे, जो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो आपको ठंडा पसीना आता है, तो वो ठंडे पसीने की जो बूंदें थी वो आपके माथे पे, उसके माथे पे आ गई थी और उसका दिल जो था बहुत ज़ोर ज़ोर से डर के मारे धड़क रहा था. Then as I crossed his path, the stranger held out a hand and said, तो जैसे ही मैं उसे क्रॉस करने लगा तो वो जो स्ट्रेंजर था उसने अपना हाथ ऐसे रोका और मुझसे क्या कहा, गो होम क्विकली सन, डोंट वेस्ट योर टाइम. मतलब जल्दी घर जाओ बेटा, अपना टाइम वेस्ट मत करो. नॉट डेयरिंग टू लुक एट हिज फेस आई स्पेड होम एज फास्ट एज आई कुड. मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसका चेहरा देखने की, और जैसे ही उसने ये कहा मैं जितनी जल्दी दौड़ के घर आ सकता था मैं आ गया. I cycled as though 10 tigers were chasing me. मैं साइकिल कर रहा था और ऐसा लग रहा था मैं इतना फास्ट साइकिलिंग कर रहा था जैसे कि 10 टाइगर मेरे पीछे पड़े हुए हों. At my house I found my mother hassled. घर आया तो देखा मेरी माँ बहुत परेशान थी. She hugged me and said, उन्होंने मुझे हग करके क्या कहा, Thank goodness you have come. Your father has had a heart attack and we are taking him to the hospital. चलो अच्छा है तुम यहाँ पे आ गई, तुम्हारे जो फादर हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है और हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. नाउ बी अ ब्रेव गर्ल एंड गिव हिम अ स्माइल. अब जो है तुरंत जो है ब्रेव गर्ल बनो, उनको एक स्माइल दो और हमें जल्दी से हॉस्पिटल रश करना है. Holding my father's hand on the way to the hospital, I remembered the strange incident. तो जब हम लोग एम्बुलेंस में थे, जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, मैंने अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे वो स्ट्रेंज इंसिडेंट याद आया. Silently I thanked him for speeding me on my way to be with my family in their hour of need. Silently मैंने उस strange person को थैंक यू बोला कि उनकी वजह से मैं इतनी जल्दी घर आ गई, और अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस वक्त अपने फादर के साथ नहीं हो पाती. तो उन्होंने ज़रूरत के टाइम पे मेरी मदद करी. I still get goosebumps thinking about the incident. I had to share it with you as I know you will trust me. तो अभी भी जब मैं इस इंसिडेंट को सोचती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मुझे तुम्हारे साथ ये बात शेयर करनी थी क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी बात पे विश्वास करोगी. राइट टू मी सून, जल्दी अपना लेटर लिखना. योर्स लविंगली महक. और आपने अपना लेटर फिनिश कर दिया. So this is how you have written a letter where you have talked about a strange incident. You can write your own letter, okay? Now for the sake of sport, अब अपने पास एक reading comprehension है जिस पे based हमें कुछ questions दिए हुए हैं. The two biggest events in the world are related to sports, the Commonwealth Games and the Olympic Games. ये दो गेम्स के बारे में हम जानते हैं. But there are other lesser known sporting events which are just that, sports for the sake of sport. तो यहाँ पे और भी ऐसे हैं, मतलब ये दोनों तो अपन जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स, लेकिन ऐसे और भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जो कि लेस नोन है बट दे आर देयर. लेट्स टेक अ लुक एट सम अनयूजुअल स्पोर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. अब हम एक काम करते हैं, पूरे दुनिया में जो अनयूजुअल स्पोर्ट्स हैं एक बार उनके बारे में पढ़ते हैं. मैन वर्सेस हॉर्स. इन वेल्स competitors run a famous man versus horse marathon. A cross-country course is laid out and human competitors test their stamina against horses. अब ये competition बहुत strange है क्योंकि वेल्स में कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो एक फेमस, मतलब वहाँ एक कंपटीशन होता है मैन वर्सेस हॉर्स मैराथन, जहाँ पे आप रन करते हो. क्रॉस कंट्री पूरा टेरेन होता है, मतलब इट्स मिक्सड ऑफ एवरी काइंड ऑफ टेरेन, और आपको उसमें घोड़े से कंपेयर करना होता है, मतलब घोड़े के साथ रेस करनी होती है. द कोर्स इज 22 miles
miles long with many natural obstacles. और इसमें 22 miles होते हैं जिसमें बहुत सारे natural obstacles होते हैं, मतलब बहुत सारे natural जो होते हैं आपके hurdles होते हैं. The steep slopes through the forest and the thick undergrowth are a challenge for both man and horse. अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत steep slope है, फॉरेस्ट से आपको जाना होता है, और थिक अंडरग्रोथ है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं. अब ये चैलेंज होता है एक मैन के लिए भी और हॉर्स के लिए भी. सरप्राइजिंगली ह्यूमंस फाइंड गेटिंग थ्रू द बुशेस ईजियर देन देयर फोर लेग्ड कॉम्पिटिटर्स. और वहाँ क्या होता है, ह्यूमंस के लिए ये बुशेस में से जाना ईजी होता है कंपेयर टू हॉर्सेस. The aim is to run the course and beat the first horse. तो यहाँ एम क्या होता है कि आपको जाना है और जो हॉर्स है उसको बीट करना है, मतलब उससे आगे बढ़ना है. There are winners but they are not always the horses. और विनर्स होते हैं लेकिन there are times जब ह्यूमन जो होते हैं वो विनर्स होते हैं और हॉर्सेस विन नहीं कर पाते. एक और गेम होता है चीज चेजिंग. In an old English village in Gloucestershire, villagers take part in an interesting event called cheese chasing. अब वहाँ पे एक interesting event होता है cheese chasing का. The event first started in 1940 and has continued till today. 1940 में वो event start हुआ था और अभी तक continue हो रहा है. A good sized ball of cheese wrapped in rough brown cloth is rolled down a steep hill and all the participating contestants chase it. तो एक जो होता है बड़ा सा जो चीज़ का जो होता है बॉल होता है उसको रैप करते हैं एक ब्राउन कलर के कपड़े में और उसको एक पहाड़ से स्टीप हिल से डाल देते हैं और बाकी सब लोगों को उसको चेस करना होता है. At one time, the event was banned due to many people getting injured while running downhill after the tumbling cheese. एक टाइम आया था जब इसको बैन कर दिया था क्योंकि एकदम स्टीप हिल है. अब वो चीज़ बॉल तो जा रहा है लेकिन जो लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाता था, वो इंजर्ड हो जाते थे. द विनर इन दिस गेम इज यूजुअली द चीज स्पीडिंग डाउन द स्टीप स्लोप्स एट 70 किलोमीटर्स पर आवर. और ऐसे टाइम पे यूजुअली जो है चीज़ का जो बॉल है वही विनर होता है क्योंकि वो 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आता है विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस टू डील विथ. अब हमें इस पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. द मैन वर्सेस हॉर्स मैराथन इज अ क्रॉस कंट्री रेस. दिस मीन्स दैट इट इज रन. क्रॉस कंट्री रेस का मतलब होता है जो ऐसा नहीं है कि अप हिल या डाउन हिल है, वो हर तरीके के टेरेन में होगा. एकदम ऊंचाई भी आएगी, ढलान भी आएगी, उबड़ खाबड़ भी रहेगा. तो ये है ऑन ऑल टेरेन्स. इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन ऑल टेरेन्स. द मैन वर्सेस हॉर्स मैराथन इज रन फॉर कितने माइल्स, 22 miles. Answer is 22 miles. The cheese chasing event has been happening for कितने years? ये years नहीं है, years है. तो कितने years से होता है, 1940 को चालू हुआ था वो और अभी चल रहा है 2020. So it's almost कितने years? 1940 से 2000 is 60 years plus 20 80 years. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 years. ये हमारे आंसर्स हैं. नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेंट्स हैव टू रन डैश टू कैच द चीज. उनको क्या करना पड़ता है, उनको डाउन हिल जाना पड़ता है, उनको डाउन हिल दौड़ना पड़ता है. द चीज बॉल कैन रोल एट कितना किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर. ये हमारे आंसर्स हो गए हैं. अब है आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं पैसेज में, जैसे कि स्ट्रेंथ. तो पैराग्राफ 2 में स्ट्रेंथ का जो वर्ड है यहाँ आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. स्टैमिना. स्टैमिना इज द वर्ड फॉर स्ट्रेंथ. श्रब्स एंड बुशेस के लिए है अंडरग्रोथ. स्टॉप्ड फ्रॉम हैपनिंग के लिए है बैंड. और गोइंग वेरी फास्ट इज टम्बलिंग. So these are the answers and here on this note we are done with this practice sheet as well. Unit 2 is over. Practice A was done. Now practice B is also done. अगर कोई भी डाउट होते हैं please write it in the comment section. Also do not forget to visit our website which is magnetbrains.com. It's very easy to find the videos there. Go to courses, click on the class, then click on the subject you wish to study. Select the topic and the video will appear. That's it. Simple, right? Thank you so much for being with me. Do not forget to like, subscribe and share if you like the video. Take care of yourself. Bye bye.